दोस्तों, ये स्टोरी पूरी तरह से फिक्शनल है। इसका किसी भी व्यक्ति या स्थान से कोई संबंध सिर्फ एक संयोग है। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे म्यूसिकारसा 777 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद। अंदर जाने के बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा। ध्रुव ने चाबी निकाली, दरवाजा खोला और वे दोनों अंदर चले गए। जैसे ही दोनों ने ओपुलेंस मैनर में प्रवेश किया, नताशा वहां के सुंदर वातावरण को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। यहां का नजारा किसी स्वर्ग जैसा था। वे हरे पेड़ों से घिरे हुए थे और ऊपर एक पुल के नीचे पानी बह रहा था। ऐसी जगह पर रहने से निश्चित रूप से आरामदायक और सुकून भरा महसूस होगा। नताशा को नहीं पता था कि कैपिटल सिटी में ऐसी कोई जगह है। उसे लगा कि जिस विला एरिया में वह रहती थी वह पहले से ही सबसे अच्छा संभव वातावरण था। हालांकि यह स्थान उसके घर के स्तर पर नहीं था। ध्रुव, यह जगह कहाँ है? नताशा ने उत्सुकता से ध्रुव की ओर देखते हुए पूछा। मैंने यह जगह खरीदी है। आपने खरीदा? खैर, असल में मैं आज तुम्हें यह क्लियर करना चाहता हूं। मैं अब बहुत अमीर हूं। जब मैंने यह घर खरीदा था तब मैंने 2 बिलियन खर्च किए थे। ध्रुव ने सीरियसली कहा। 2 अरब? ध्रुव की बात सुनकर नताशा की आंखें चौड़ी हो गईं। यद्यपि उसे बचपन से ही खाने और कपड़ों की कोई चिंता नहीं थी और वह 21 साल तक पैसों की चिंता किए बिना रही थी, फिर भी 2 बिलियन का खगोलीय आंकड़ा उसे चौंका देता था। हाँ, 2 बिलियन। इसके अलावा मेरे पास कैपिटल सिटी में बहुत सारी रियल एस्टेट है। मैंने सटीक राशि की गणना नहीं की है, लेकिन यह कम से कम 10 बिलियन तक होती है। इसके अलावा मेरे पास एक कंपनी है जिसकी कीमत सैकड़ों बिलियन होनी चाहिए। हाँ, सैकड़ों अरब? नताशा इतनी हैरान थी कि बोल नहीं सकी। हालांकि उसे लगा कि इस बार कैपिटल सिटी की अपनी ट्रिप के दौरान ध्रुव में बहुत बदलाव आया है। न केवल उसका नेचर बहुत एक्सीलेंट हो गया है, बल्कि वह ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हो गया है। सैकड़ों अरबों की कुल संपत्ति, 2 दशकों तक कड़ी मेहनत करने के बाद उसकी मां मिंडी के पास कितना पैसा था? शायद ध्रुव के पास जो था उसका 1% भी नहीं। असल में मैं कुछ दिन पहले ही तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को बताने वाला था, लेकिन श्रीमती यंग ने मुझे कभी मौका नहीं दिया, इसीलिए मैं पहले तुम्हें बता रहा हूं। फिर जब मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बताऊंगा। सॉरी ध्रुव। नताशा को होश आया और उसने माफी मांगते हुए कहा। वह जानती थी कि उसकी मां दबंग थी। जब वह छोटी थी तब से ऐसा ही था। मूलतः उसे और उसके पिता हंसराज को अपनी मां की सभी बातों को मानना पड़ता था। वह इसे बदलने में असमर्थ थी, इसलिए वह केवल ध्रुव की ओर माफी भरी नजर से देख सकती थी और उससे माफी की उम्मीद कर सकती थी। ध्रुव ने नताशा के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बेवकूफ हो। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी मां सख्त है, लेकिन यह सब तुम्हारे भले के लिए है और सच कहूं तो मैं उनका बहुत आभारी हूं। कम से कम उन्होंने मेरे जैसे गरीब लड़के को एक्सेप्ट किया और मुझे घर से बाहर नहीं निकाला। थैंक यू। चलो, मैं तुम्हें यह घर दिखाता हूं। सच कहूं तो इसे खरीदने के बाद मैं पहली बार यहां आया हूं। दोनों एक साथ ओपुलेंस मैनर में घूमते रहे। वैसे नताशा, इस ब्रेक के दौरान हाई स्कूल का रियूनियन है। क्या तुमने इसे ग्रुप चैट में देखा? क्या तुम जा रही हो? ध्रुव ने पूछा। मैं चाहती हूं, लेकिन मेरी मां मुझे नहीं जाने देंगी, नताशा ने निराशा में कहा। क्यों ना मैं तुम्हारी मां से बात करूं और फिर हम साथ चलेंगे? हाँ, ठीक है। हालांकि नताशा को शुरू में यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ध्रुव अचानक इतना अमीर हो गया, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर लिया। उस समय जब ध्रुव ने उसे मुश्किल हालात से बचाया था, तब ध्रुव उसके दिल में एक हीरो की तरह था। चाहे ध्रुव कितना भी ग्रेट और कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे लगेगा कि यह सही ही है। इसलिए वह यह नहीं पूछेगी कि ध्रुव ने यह सब कैसे हासिल किया। वह केवल इतना जानती थी कि उसके दिल में जो इंसान है वह सब कुछ कर सकता है। घर देखने के बाद वे दोनों साथ साथ लौट गए। रास्ते में वे डिस्कस कर रहे थे कि मिंडी को कैसे कन्विंस करें कि ध्रुव अब गरीब नहीं रहा। हालांकि अगर कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि मिंडी उन पर यकीन नहीं करेगी। शायद वह उन्हें बात करने का मौका भी न दे। इस पर विचार करने के बाद ध्रुव ने कल पार्टी तक इंतजार करने
और फिर मिंडी को बताने का फैसला किया। चूंकि उन्होंने ऐसा कहा था, इसलिए कैपिटल सिटी में ईस्ट लीग इंटरनेशनल के हेड राघव भी वहां मौजूद होंगे। जब सही समय आएगा तो वह राघव को अपने सपोर्ट के लिए बुलाएगा। तब मिंडी को उस पर यकीन करना चाहिए। ध्रुव की मिंडी के प्रति कोई खास राय नहीं थी। हालांकि वह अक्सर बहुत दबंग होती थी और ध्रुव को बोलने का मौका नहीं देती थी, लेकिन वह उसके चाचा बॉबी के परिवार की तुलना में कुछ भी नहीं थी। अंकल बॉबी के घर पर बिताए गए सालों को ध्रुव अपनी लाइफ के सबसे अंधेरे दिन कह सकता था। चूंकि वह पहले भी ऐसे ही रहता था, इसलिए उसे लगता था कि मिंडी एक नॉर्मल इंसान है जिसकी भौंकने की आदत उसके काटने से ज्यादा खराब है। हालांकि वह अपने शब्दों में माफी नहीं देती थी, लेकिन असल में वह काफी विचारशील थी। अपनी पहचान उजागर होने से पहले वह नताशा के परिवार के सामने अभी भी एक छोटे काउंटी का गरीब लड़का था। कम से कम जब वह उनके घर पर खाना खाता था तो उसके साथ कभी भेदभाव नहीं किया गया। वे अक्सर उसे भरपेट खाना खिलाते थे। इसके अलावा मिंडी उसे आगे बढ़ाना चाहती थी। वह बिजनेस जिसे उसने कई सालों तक मेहनत से बनाया था, ध्रुव और नताशा के हाथों में सौंपना चाहती थी। इसलिए वह निश्चित रूप से एक अच्छी मां और सास थी। इसलिए ध्रुव की मौजूदा ताकत और पहचान के साथ वह अपनी पहचान प्रकट करने के लिए अपनी ताकत का थोड़ा प्रदर्शन कर सकता था और मिंडी को इम्प्रेस कर सकता था। लेकिन ध्रुव ने ऐसा नहीं किया। हालांकि कम आका जाना कभी भी अच्छा नहीं होता। ध्रुव भी इसका अपवाद नहीं था, और जब आपकी होने वाली सास भी आपको नीची नजर से देखे तो यह और भी ज्यादा खराब लगता है। इसलिए उसने एक प्लान बनाया ताकि मिंडी को पार्टी में गैर इरादतन उसकी पहचान का पता चल जाए और फिर वह अपनी पहचान से परे शॉक्ड रह जाए। दूसरी ओर जब ऐसा हुआ तो ध्रुव को शांत और स्थिर बने रहना था। मिंडी हमेशा कहती थी कि वह एक छोटे काउंटी से है, तो जब उसे ध्रुव की असली पहचान पता चलेगी तो उसकी क्या रिएक्शन होगी। जब ध्रुव ने यह सोचा तो उसे थोड़ी खुशी महसूस हुई। नताशा को घर ड्रॉप करने के बाद ध्रुव ने उनके घर पर खाना खाया और फिर स्टारी नाइट होटल लौट आया। इस दौरान मिंडी ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने पार्टी के लिए कपड़े खरीद लिए हैं। उसने कहा कि पार्टी के लिए उन्हें फॉर्मल कपड़े पहनने होंगे, क्योंकि वहां आने वाले सभी लोग कैपिटल सिटी के बिजनेस वर्ल्ड की बड़ी हस्तियां हैं। इस इनविटेशन को पाने के लिए किसी के पास कम से कम 1 अरब की संपत्ति होनी चाहिए। मिंडी की कुल संपत्ति भी कई अरब थी और कॉस्मेटिक्स के फील्ड में उनकी अच्छी रेप्यूटेशन थी। हाल ही में चेज परिवार की वजह से वह और भी फेमस हो गईं। बाहरी दुनिया में तो यहां तक अफवाहें थीं कि चेज परिवार भी ब्यूटीलिश का कुछ नहीं बिगाड़ सका। जाहिर है ब्यूटीलिश के पीछे कुछ पावरफुल लोग थे। हालांकि कैपिटल सिटी के ऊंचे वर्ग के असली लोग जानते थे कि ब्यूटीलिश चेज परिवार के सामने कुछ नहीं था। वे चॉपिंग बोर्ड पर रखी मछली की तरह थे जिसे कोई भी पकड़ सकता था। आखिरकार चेज परिवार के कुछ कहने से पहले ही ब्यूटीलिश को हर तरफ से दुश्मनों का सामना करना पड़ा। अगर एक शेयर होल्डर के पास बहुत पैसा नहीं होता और उसने सैकड़ों अरब डॉलर का फंड नहीं दिया होता तो ब्यूटीलिश अब तक खत्म हो चुका होता। हालांकि मिंडी इतनी समझदार थी कि वह यह नहीं बताएगी कि यह प्रसिद्धि उसे कैसे मिली। जितने ज्यादा लोग इसे गलत समझेंगे उतना ही अच्छा होगा। इस तरह ब्यूटीलिश और आगे बढ़ सकेगा। अगले दिन जब ध्रुव दोपहर में नताशा के घर पहुंचा तो उसने देखा कि नताशा और मिंडी पहले से तैयार थीं। फिर तीनों 2 कारों में बैठकर पार्टी वेन्यू क्लब एक्सक्लूसिव पहुंचे। यह कैपिटल सिटी के 3 बड़े क्लबों में से एक था। इसके फाउंडर कैपिटल सिटी के बिजनेस वर्ल्ड के बड़े नाम थे और बहुत सम्मानित थे। कैपिटल सिटी के बिजनेस वर्ल्ड में लगभग हर बड़ी पार्टी क्लब एक्सक्लूसिव में ही होती थी। ध्रुव अपनी मर्सिडीज बेंज जी वैगन चला रहे थे, वहीं मिंडी अपनी पोर्श लिमिटेड एडिशन कूप चला रही थी जिसकी कीमत करोड़ों में थी। इस बीच नताशा पोर्श की पैसेंजर सीट पर बैठी थी। नताशा ध्रुव की कार में बैठना चाहती थी, लेकिन मिंडी ने उसे रोक दिया और जबरदस्ती अपनी कार में बैठा लिया। 3 लोगों का ग्रुप क्लब एक्सक्लूसिव के पार्किंग स्थल पर पहुंचा और सिक्योरिटी गार्ड के मार्गदर्शन में अपनी कारें पार्क कर दी। जब ध्रुव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी मर्सिडीज बेंज जी वैगन सबसे साधारण कार थी और वहां लगभग हर जगह
करोड़ों डॉलर की स्पोर्ट्स कारें दिखाई दे रही थीं। करोड़ों डॉलर से ज्यादा कीमत वाली स्पोर्ट्स कारें देखना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड की तिरस्कार भरी नजरों से ध्रुव को कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार उसकी हैसियत किसी से छुपी नहीं थी। अपनी वर्तमान स्थिति और पहचान के साथ अगर वह ऐसी छोटी बात पर गुस्सा होता तो वह खुद को छोटा दिखाता। हालांकि मिंडी थोड़ी नाराज थी। वह एक ऐसी इंसान थी जो अपनी इमेज की बहुत परवाह करती थी। कार से उतरकर उसने नताशा को पकड़ लिया और आगे चल दी। नताशा असहाय होकर केवल सिर घुमाकर ध्रुव को देख सकती थी, जबकि ध्रुव उनके पीछे पीछे चल सकता था। अगर उन्हें पता होता कि ऐसा होगा तो वे अपनी बुगाटी को कैपिटल सिटी भेज देते। तीनों एक के बाद एक क्लब एक्सक्लूसिव में शामिल हुए। जब वे हॉल में प्रवेश कर रहे थे, मिंडी अभी भी ध्रुव का इंतजार कर रही थी। चूंकि उसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं था, ध्रुव अकेले अंदर नहीं जा सकता था और उसे मिंडी के साथ ही जाना पड़ा। यह कहना होगा कि मिंडी और उसकी बेटी एक खूबसूरत दृश्य की तरह थीं। अगर मिंडी नताशा जैसी खूबसूरती को जन्म दे सकती है तो वह खुद भी उतनी बुरी नहीं थी। साथ ही वह कॉस्मेटिक्स बिजनेस में थी, इसलिए वह स्किन केयर पर ज्यादा ध्यान देती थी। हालांकि वह 40 की उम्र में थी, लेकिन वह 30 की ही लगती थी। जब वह अपनी बेटी के साथ खड़ी होती तो वह नताशा की मां से ज्यादा उसकी बहन जैसी लगती। जब वे शानदार हॉल में दाखिल हुए तो वहां पहले से ही बहुत से लोग जमा थे। उनमें से ज्यादातर मिडिल एज के थे और अपने साथ किसी युवा को भी लाए थे, जबकि वे अपने जैसे लोगों से बातचीत कर रहे थे। ऐसा संभव था कि वे अपने वारिस या फैमिली मेंबर को एक दूसरे से मिलवा रहे थे। बिजनेस पार्टी का मुख्य उद्देश्य वास्तव में लोगों को एक दूसरे को जानना था, ताकि वे बेहतर और नजदीकी सहयोग कर सकें। जब वे ऐसा करते थे तो वे अपने फैमिली मेंबर या वारिस को दुनिया दिखाने के लिए बाहर ले जाते थे। हर साल ऐसी कई पार्टियां होती थीं। बेशक यह भी सर्कल्स में बंटी होती थीं। कैपिटल सिटी के बिजनेस समुदाय में कई सर्कल्स थे। सबसे पावरफुल सर्कल स्वाभाविक रूप से प्रमुख परिवारों द्वारा गठित था। इस समय ध्रुव और अन्य लोग एलीट पारिवारिक सर्कल से अलग सबसे ऊंचे सर्कल में मौजूद थे। तीनों के अंदर आने के कुछ देर बाद ही कोई उनका स्वागत करने आया। सुश्री ग्राहम, आप यहाँ हैं। हम इतने समय से आपका इंतजार कर रहे थे, एक मिडिल एज व्यक्ति ने कहा। मिडिल एज व्यक्ति के बगल में एक मिडिल एज महिला और 26 या 27 साल का व्यक्ति खड़ा था। वे जोशुआ और उनका परिवार था, जो पहले भी नताशा के घर जा चुके थे। मिस्टर ह्यूस्टन, हेलो, मिंडी ने भी शिष्टता से उत्तर दिया। नमस्ते श्रीमती यंग। नताशा, काफी दिन हो गए, जोशुआ ने मां बेटी की जोड़ी से कहा। ऐसा कहते हुए जोशुआ की आंखें चमक उठीं जब उसने नताशा को देखा। हालांकि नताशा ने कुछ नहीं कहा। जब ध्रुव हॉल में दाखिल हुआ तो उसने मां बेटी की जोड़ी से 2-3 कदम की दूरी बनाए रखी। इसलिए जब जोशुआ और उसके परिवार ने ध्रुव को देखा तो उन्हें नहीं लगा कि वह मिंडी के साथ है। मिंडी, हमें एक दूसरे से मिले हुए काफी समय हो गया, चलो बातें करते हैं। बच्चों को एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए अकेला छोड़ देते हैं, जोशुआ की मां ने कहा। शुरू में मिंडी के साथ उनके अच्छे संबंध थे, लेकिन इस दौरान मिंडी के परिवार को चेज परिवार के दबाव का सामना करना पड़ा। चूंकि ह्यूस्टन परिवार चेज परिवार जैसे प्रथम श्रेणी के परिवार से कहीं कमजोर था, अगर वे फंसते भी तो वे मदद करने की हिम्मत नहीं कर पाते। हालांकि उन्होंने सुना था कि मिंडी के परिवार का एक बड़ा सपोर्टर था जिसने चेज परिवार को खत्म कर दिया था। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से मिंडी के साथ पुराने रिश्ते को बहाल करना चाहती थी। अगर वे रिश्तेदार बन जाते तो यह और भी बेहतर होता। मुझे माफ करें, मुझे अभी भी कुछ काम है, अगली बार बात करेंगे। ध्रुव। मिंडी ने जोशुआ की मां के इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया और ध्रुव को बुलाया। श्रीमती यंग, ध्रुव ने आगे बढ़कर जवाब दिया। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूं, ये ध्रुव है, मेरी बेटी नताशा का बॉयफ्रेंड और मेरा होने वाला दामाद। हमारे पास और भी काम है, इसलिए मैं अब आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। इसके बाद मिंडी ध्रुव और नताशा के साथ चली गई, जोशुआ और उसके परिवार के चेहरों पर एक अजीब एक्सप्रेशन छोड़ते हुए। यह बात खास तौर पर जोशुआ के लिए सच थी। जब वह ध्रुव की पीठ देख रहा था तो वह ईर्ष्या से पागल हो गया। बेशक
मिंडी ने यह सब जानबूझकर किया था। जब मिंडी के परिवार को चेज परिवार ने बुरी तरह से दबा दिया था, तब उसने जोशुआ की मां को कॉल किया था, लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे मना कर दिया। उन्होंने मिंडी को बात करने का मौका भी नहीं दिया। जैसे ही कॉल उठाया, उन्होंने कहा कि ह्यूस्टन फैमिली उनकी मदद नहीं कर सकती, इसलिए कॉल करना बंद कर दें। वह बहुत निर्णायक थीं। मिंडी को उनकी बड़ी मदद की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि ह्यूस्टन परिवार चेज फैमिली के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। वह बस उनसे पूछना चाहती थी कि क्या वे किसी ऐसे परिवार को जानते हैं जो चेज फैमिली से असहमत हो। अगर मिंडी उनसे संपर्क कर पाती तो वह देखना चाहती थी कि क्या वह ब्यूटीलिश के शेयर दूसरे पक्ष को कम दाम पर बेच सकती है। उस वक्त उसकी राय में सिर्फ वही लोग ब्यूटीलिश के शेयर खरीदने की हिम्मत कर सकते थे जो चेज फैमिली के विरोधी हों, लेकिन ह्यूस्टन फैमिली ने उसे बोलने का मौका तक नहीं दिया। इस वजह से मिंडी की ह्यूस्टन फैमिली के प्रति अच्छी फीलिंग खत्म हो चुकी थी। अब जब उसका क्राइसिस खत्म हो चुका था, वे फिर से रिश्ता बनाने आ गए थे। ऊपर से वे उसकी बेटी से शादी भी करना चाहते थे। वे सपने देख रहे थे। मिंडी ध्रुव और नताशा को साथ लेकर हॉल में मौजूद कई बिजनेस पार्टनर्स से मिलने गई। वह ध्रुव और नताशा का इंट्रो भी करवा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रही थी। हालांकि ध्रुव पूरे समय कोऑपरेटिव था, लेकिन वह राघव को ढूंढने में भी लगा हुआ था। आखिरकार मिंडी उसे पूरे हॉल में घुमा चुकी थी, लेकिन उसने अभी भी राघव को नहीं देखा। क्या राघव नहीं आ रहा है? क्या वह अपनी पोजीशन छोड़ने वाला है? क्या वह अब भी यह नौकरी करना चाहता है, या फिर यह कोई दूसरी पार्टी है? ध्रुव थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था। मिंडी के साथ मैनेजर्स या चेयरमैन से मिलने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। ध्रुव इधर उधर देख रहा था, तभी उसकी नजर एक जानी पहचानी शख्सियत पर पड़ी। यह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की महारानी एल्सा विंटर्स थीं। उसने लेक सिटी में हुए एक चैरिटी इवेंट में उनसे एक गाना खरीदने के लिए $5 मिलियन खर्च किए थे। उसे अब भी वो याद होगा, है ना? ध्रुव ने सोचा कि वह जाकर उससे बात करेगा। फिर मिंडी का ध्यान उन दोनों पर जाएगा। इसके बाद वह पूछ सकती थी कि वह और एल्सा कैसे मिले। जब ऐसा होगा तो वह उसे सब कुछ बता सकेगा। हालांकि राघव यहां नहीं था और शॉक वैल्यू उतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी उसने सोची थी। उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वाले बिजनेस टाइकून ने शायद पार्टी को और बेहतर बनाने के लिए बुलाया था। ऐसी हाई लेवल बिजनेस पार्टीज में आमतौर पर कुछ सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है ताकि माहौल अच्छा हो। इसके अलावा यह पार्टी कैपिटल सिटी के बिजनेस सर्कल की सबसे बड़ी पार्टी थी, तो एल्सा अकेली सेलिब्रिटी नहीं थी जिसे बुलाया गया था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई ए लिस्ट और सुपर ए लिस्ट एक्टर्स को भी बुलाया गया था। बी लिस्ट या सी लिस्ट एक्टर्स भी इस तरह की पार्टीज में शामिल होने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। पार्टी में आए ये बिजनेस लीडर्स अक्सर प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए सेलिब्रिटीज को अप्रोच करते थे। अगर कोई सेलिब्रिटी इतना लकी हुआ कि उसे इन बिजनेस लीडर्स का सपोर्ट मिला, तो उसे ऐसे मौके मिलेंगे जो वह 10 से 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं पा सकता था। जब मिंडी किसी परिचित से बात कर रही थी, ध्रुव चुपचाप एल्सा की तरफ बढ़ गया। हेलो मिस विंटर्स, ध्रुव ने एल्सा के पास आते हुए कहा। एल्सा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अपने कई परिचितों के साथ बातचीत कर रही थी। तभी अचानक उसके कानों में एक आवाज पड़ी। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक हैंडसम युवक उसके बगल में मुस्कुरा रहा है। मिस्टर ध्रुव? एल्सा ने थोड़ी उलझन में पूछा। ऐसा नहीं था कि वह भूल गई थी, बस बात यह थी कि उसने ध्रुव को 3 महीने से नहीं देखा था। ध्रुव में आए बदलाव थोड़े नाटकीय थे, इसलिए वह थोड़ी अनिश्चित थी। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान का शुक्र है कि आप मुझे नहीं भूली मिस विंटर्स। उसे भी राहत मिली। अगर दूसरे पक्ष ने उसे भूल जाता तो उसे फिर से प्रशंसक माना जाता। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूं? मिस्टर ध्रुव के गाने ने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी है। मैं किसी को भी भूल सकती हूं, लेकिन तुम्हें नहीं। मैं भी चाहती हूं कि तुम मेरे लिए एक गाना लिखो मिस्टर ध्रुव। एल्सा ने भी मुस्कुराते हुए कहा। इसका इंतजाम किया जा सकता है। तो फिर ये डील हो गई। एल्सा, ये कौन है? एल्सा के सामने खड़े आदमी ने पूछा। ध्रुव ने उस आदमी की तरफ देखा और पाया कि वह भी एक स्टार था।
ध्रुव को याद आया कि ये आदमी एक बहुत ही पॉपुलर टेलीविजन सीरीज में काम कर चुका था। उसका नाम क्या है? एल्सा ने कहा, जोरो, ये मिस्टर ध्रुव हैं, मेरे पुराने दोस्त। जोरो चांस? हाँ, ध्रुव को अब याद आया। उसका नाम सच में जोरो था। वह युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय था। वह एक बार रिवर सिटी में एक मीट एंड ग्रीट इवेंट में गया था और इस वजह से ध्रुव के स्कूल ने उस दिन सभी को छुट्टी दे दी थी। क्योंकि बहुत से लोग जोरो को देखने के लिए छुट्टी ले चुके थे, स्कूल ने उस दिन बस बंद करने का फैसला किया। उस समय ध्रुव जोरो के प्रति बहुत आभारी था क्योंकि उसे एक्स्ट्रा छुट्टी मिली थी और वह अपनी पार्ट टाइम नौकरी में ज्यादा पैसे कमा सका। ध्रुव, क्या ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी है? मुझे इसके बारे में कोई अंदाजा क्यों नहीं है? जोरो ने पूछा। जाहिर है, उसे याद था कि एल्सा ने ध्रुव के गाने का जिक्र किया था, इसलिए उसने सोचा कि ध्रुव भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है। जोरो, तुम गलत हो। मिस्टर ध्रुव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं है, बल्कि वह एक परोपकारी व्यक्ति है। परोपकारी? कैसे? पिछली बार लेक सिटी में मिस्टर ध्रुव ने न केवल मुझसे एक गाना खरीदने के लिए 5 मिलियन खर्च किए, बल्कि गरीब पहाड़ी इलाकों के बच्चों को दान करने के लिए अपना खुद का एक गाना खरीदने के लिए 100 मिलियन खर्च किए। इसके अलावा मिस्टर ध्रुव ने वह गाना खुद लिखा था। ये बहुत शानदार है। उन्होंने अपना गाना खरीदने के लिए 100 मिलियन खर्च किए। इस समय जोरो सिर्फ ध्रुव को देखकर हैरान नहीं था, बल्कि बाकी सेलिब्रिटीज भी चौंक गए थे। वे सभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े थे, इसलिए जाहिर है वे अक्सर इस तरह के चैरिटी इवेंट्स में शामिल होते थे। कभी कभी वे कोई गाना या डांस भी दान कर देते थे। इसके बाद जो पैसा उन्हें मिलता उसे फाउंडेशन में इन्वेस्ट किया जाता। ये सीधे तौर पर 100 मिलियन दान के बराबर है। ध्रुव निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह शायद किसी बड़े परिवार का बेटा था। आज की सभा का उद्देश्य न केवल सभी को एक दूसरे से मिलने और बातचीत करने का अवसर प्रदान करना है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मैं आप सभी से परिचय कराना चाहता हूँ। तभी कोई व्यक्ति मंच पर चढ़ा। ध्रुव ने उस व्यक्ति पर नजर डाली और पाया कि वह ईस्ट लीग इंटरनेशनल की कैपिटल सिटी निवेश टीम का प्रमुख राघव था। अच्छा, उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि ईस्ट लीग ने इतनी जल्दी कैपिटल सिटी के व्यापार उद्योग में प्रमुख व्यक्तियों के साथ संबंध बना लिए। इसका मतलब यह था कि अब वह और भी तेजी से पैसा खर्च कर सकेगा। मिंडी द्वारा इधर उधर घसीटे जाने और विभिन्न लोगों से परिचय कराए जाने से ध्रुव की थोड़ी सी नाराजगी तुरंत दूर हो गई। अब वह लगभग देख सकता था कि अनगिनत धनी लोग उसे अपने पास आने के लिए बुला रहे थे। मुझे आप सभी का परिचय कराने की अनुमति दें। ये राघव कार्लोस हैं, जो ईस्ट लीग कैपिटल्स की कैपिटल सिटी निवेश टीम के प्रमुख हैं। आप में से कई लोग ईस्ट लीग कैपिटल्स के बारे में नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं इसे इस तरह से बताता हूं। वे वही हैं जिन्होंने गरीब पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूल बनाने के लिए 100 अरब डॉलर का दान किया। मंच के नीचे खड़ी भीड़ ने जब जेन को सुना तो वे आपस में एक्टिवली बातचीत करने लगे। वे ईस्ट लीग कैपिटल्स के बारे में भले ही न जानते हों, लेकिन उन्होंने स्कूलों के निर्माण के लिए दिए गए 100 अरब डॉलर के डोनेशन के बारे में जरूर सुना होगा। यह पहली बार था जब किसी सोमरलैंड ऑर्गेनाइजेशन ने गरीब पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूल बनाने के लिए इतनी बड़ी राशि डोनेट की। तथ्य यह है कि कंपनी के नाम में कैपिटल्स शब्द है। इसका मतलब यह भी है कि इसकी कुल वर्थ कम से कम 1 ट्रिलियन डॉलर है। यह बिजनेस वर्ल्ड के अंदर का रूल है। 100 अरब से कम वर्थ वाले बिजनेस खुद को सिर्फ कंपनी कहते हैं। 100 अरब से 1 ट्रिलियन के बीच वर्थ वाले बिजनेस को ग्रुप कहा जाता है। 1 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन के बीच वर्थ वाले बिजनेस को कैपिटल कहा जाता है और 5 ट्रिलियन से ज्यादा वर्थ वाले बिजनेस को कांग्रेस कहा जाता है। दुनिया के बिजनेस इंडस्ट्रीज ने इस पर सहमति बनाई थी। इससे लोगों को बिजनेस के नाम से उसके साइज का अंदाजा हो जाता था। जो बिजनेस इतने बड़े होते थे कि उन्हें कैपिटल कहा जा सके, वे लोकल इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए भी काफी पावरफुल होते थे। ईस्ट लीग कैपिटल्स भले ही नई हों, लेकिन उन्होंने कुछ महीनों में ही 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की नेटवर्थ बना ली है। वे एक बिजनेस मिरेकल हैं। अब राघव से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे कुछ शब्द कहें। सभी को शुभ संध्या। मैं राघव हूं,
ईस्ट लीग कैपिटल्स की कैपिटल सिटी इन्वेस्टमेंट टीम का हेड। ईस्ट लीग कैपिटल्स एक पैशनेट, एनर्जेटिक और होप से भरी कंपनी है। इतने कम समय में हमारी अमेजिंग अचीवमेंट्स का पूरा श्रेय हमारे चेयरमैन के इंटेलिजेंट लीडरशिप को जाता है। ईस्ट लीग कैपिटल्स अब अपना फोकस इंटरनेशनल मेट्रोपोलिस कैपिटल सिटी पर कर रहा है। अगर किसी के पास कोई अच्छी प्रोजेक्ट है जिसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए तो प्लीज हमसे संपर्क करने में हिचकिचाएं नहीं। जैसा कि हमारे चेयरमैन कहते हैं, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी वाली कंपनी को खोने से बेहतर है कि गलत इन्वेस्टमेंट करें। आप सभी का धन्यवाद। राघव का स्पीच खत्म होते ही नीचे खड़ी भीड़ में जोरदार तालियां बजने लगीं। जब ध्रुव ने ये तालियां सुनी तो उसके गाल हल्के लाल हो गए। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई जब राघव ने ईस्ट लीग कैपिटल्स की सक्सेस का पूरा क्रेडिट उसके इंटेलिजेंट लीडरशिप को दे दिया। आखिर उसने सिर्फ फंड्स प्रोवाइड किए थे। ईस्ट लीग कैपिटल्स का मैनेजमेंट हमेशा तानिया के अंडर रहा था। इसके अलावा उसे याद भी नहीं कि उसने कभी कहा हो, हम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी वाली कंपनी को मिस करने से बेहतर गलत इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर उसने कहा भी होगा तो अब उसे कुछ याद नहीं। उसी समय उसे एहसास हुआ कि ईस्ट लीग कैपिटल्स कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। अब इसकी वर्थ $1 ट्रिलियन से ज्यादा थी, जबकि उसने बस कुछ 100 अरब ही खर्च किए थे। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे समझ आया कि उसने अच्छा प्रॉफिट कमाया है। इसी समय मिंडी ध्रुव और नताशा के पास आई। क्या तुमने उसे देखा? ये राघव कार्लोस हैं। यही वो पर्सन हैं जिनसे मैं तुम्हारा इंट्रो करवाना चाहती थी। वो बहुत बड़े पर्सन हैं जिनके पास बहुत ज्यादा कैश है। ईस्ट लीग कैपिटल्स ने सिर्फ 1 महीने में कैपिटल सिटी में सैकड़ों बिलियन खर्च किए हैं। और हां, वे मेरे ब्यूटीलिश ग्रुप के सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी हैं। जब बाद में उनसे बात करो तो अच्छे से बात करना, समझे? हाँ मॉम, हाँ मिसेस यंग, नताशा और ध्रुव ने एक साथ जवाब दिया। ध्रुव को यह उम्मीद नहीं थी कि राघव वही होंगे जिनसे मिंडी उनका इंट्रो कराना चाहती थी। अगर ऐसा पता होता तो उसे एल्सा को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसे बस वेट करना था और मिंडी खुद उसकी असली वर्थ के बारे में जान जाती। HC प्रॉपर्टी ग्रुप इस बार ईस्ट लीग कैपिटल्स के साथ मिलकर काम करेगा ताकि और भी बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर सके। और अगर किसी के पास कोई ग्रेट प्रोजेक्ट है जिसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो प्लीज ईस्ट लीग से संपर्क करें। आखिर वे बहुत अमीर हैं और इन्वेस्टमेंट के मामले में बिल्कुल कंजूस नहीं है। ठीक है, अब मैंने जो कुछ कहना था कह दिया। अब आप सब अपनी बातों में बिजी हो सकते हैं। सभी को शुभ रात्रि। इसके साथ ही जैन राघव के साथ मंच से उतर गया। हॉल में मौजूद मेहमान एक दूसरे से बातें करते रहे। इसके बाद मिंडी नताशा और ध्रुव को राघव की तलाश में ले आई। तभी उन्हें एहसास हुआ कि राघव और जैन किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने के लिए मंच के पीछे वाले कमरे में चले गए हैं। उन तीनों के पास बाहर इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 10 मिनट से अधिक समय बीत जाने के बाद भी राघव के बाहर आने का कोई संकेत नहीं दिखा। मिंडी अपने परिचितों से बात करने के लिए चली गई, लेकिन उसने ध्रुव से भी कहा कि वह पास ही रहे ताकि जब भी जरूरत हो वह उनसे फिर मिल सके। मिंडी के चले जाने के बाद ध्रुव ने नताशा को मंच के पीछे खींच लिया। हम कहां जा रहे हैं ध्रुव? मैं चाहता हूं कि तुम किसी से मिलो। फिर ध्रुव ने सीधे राघव का दरवाजा खोला और नताशा को कमरे में खींच लिया। कमरे में राघव अभी जैन के साथ बिजनेस कोलैबोरेशन के डिटेल्स पर चर्चा कर रहा था। तभी ध्रुव और नताशा अचानक अंदर आ गए। राघव और जैन ने बातचीत बंद करके छोटे 2 बच्चों की ओर देखा। ध्रुव ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मेरे पास एक प्रपोजल है जिस पर मैं मिस्टर राघव से डिस्कस करना चाहता हूं। जैन ने अवाक होकर ध्रुव की ओर देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि ध्रुव कौन था और वह इतना असभ्य क्यों था। बिना दरवाजा खटखटाए कमरे में घुस आया। ध्रुव ने देखा होगा कि जैन और राघव बात कर रहे थे, फिर भी वह बिना सोचे समझे अंदर घुस आया। जैन ध्रुव को भगाने ही वाला था कि राघव बोला, मियस यूरिक, मैं कोलैबोरेशन के डिटेल्स पर चर्चा करने के लिए बाद में फिर से आपसे मिलूंगा। क्या आप कृपया हमें कमरा दे सकते हैं? मैं इस युवक से कुछ बात करना चाहता हूं। जैन को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था। उनके कोलैबोरेशन में अरबों डॉलर का खर्च था।
फिर भी राघव को इसकी कोई परवाह नहीं थी। राघव ने ऐसा बिहेव किया जैसे इस असभ्य युवक से बात करना उनके कोलैबोरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अपनी उलझन के बावजूद जैन जाने के लिए सहमत हो गया क्योंकि राघव ने ऐसा रिक्वेस्ट किया था और वह ऐसे पावरफुल पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर को नाराज नहीं करना चाहता था। बहुत अच्छा मिस्टर कार्लोस, मैं बाहर कुछ मेहमानों का एंटरटेनमेंट करूंगी, जैन ने जवाब दिया। धन्यवाद मिस्टर यूरिक, राघव ने धन्यवाद दिया। जैन जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और जब ध्रुव उसके पास से गुजरा तो उसने उसकी ओर देखा, मानो वह इस असभ्य युवक को याद करने की कोशिश कर रहा हो। जैन के चले जाने के बाद ध्रुव ने नताशा को सोफे पर बैठा दिया। अच्छा काम राघव, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम कैपिटल सिटी के बिजनेस इंडस्ट्री में एक मेजर पर्सन से परिचित हो पाए। मैं तुम्हारा वार्षिक बोनस डबल कर रहा हूं, ध्रुव ने सहजता से कहा। धन्यवाद मिस्टर ध्रुव, मैं बस वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। राघव ने खड़े होकर उनका धन्यवाद किया। जैन के चले जाने के बाद राघव को ध्रुव के सामने घमंड से पेश आने की हिम्मत नहीं हुई। तब नहीं, जब ध्रुव उनके सीनियर अधिकारी थे और $1 ट्रिलियन वाली ईस्ट लीग कैपिटल्स के बॉस थे। ध्रुव ईस्ट लीग कैपिटल्स के एकमात्र शेयरधारक भी थे, जो कि बिजनेस इंडस्ट्री में बहुत ही रेयर बात थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि केवल एक शेयरधारक वाली कंपनियां आमतौर पर बड़े और पुराने कुलीन परिवारों में जाती हैं। बैठो बैठो, मेरे सामने इतनी पाबंदियां हैं तो काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मिस्टर ध्रुव, नताशा, ईस्ट लीग कैपिटल्स वह कंपनी है जिसके बारे में मैं तुम्हें कल बता रहा था। यह कंपनी मेरी है और मैं इसका एकमात्र मालिक हूं, ध्रुव ने नताशा से कहा। जब ध्रुव उसे कमरे में लेकर आया तो नताशा को पहले ही इसका अंदाजा हो गया था, लेकिन ध्रुव को खुद यह कहते हुए सुनना उसके लिए चौंकाने वाला था। ध्रुव के अनुसार कल कंपनी की वर्थ सिर्फ कुछ 100 बिलियन थी, लेकिन आज इसकी वर्थ 1 ट्रिलियन से ज्यादा है। राघव, क्या तुम मिंडी ग्राहम नाम की किसी महिला को जानते हो? ध्रुव ने नताशा के साथ अपनी पहचान के बारे में खुलकर बताने के बाद राघव से पूछा। मिंडी ग्राहम कौन है? राघव ने पूछा। यह वही कंपनी है जो मेकअप प्रोडक्ट्स बेचती है। इसका नाम क्या है? ब्यूटीलिश ग्रुप, नताशा ने जवाब दिया। वही, वह ब्यूटीलिश ग्रुप की चेयरमैन है। मुझे लगा कि तुमने उसके शेयर खरीदे हैं, ध्रुव ने पूछा। ब्यूटीलिश ग्रुप? ओह, अब मुझे याद आया, मैंने उसके शेयर खरीदे थे, बहुत कम कीमत पर। मुझे याद है कि मैंने $1 बिलियन या उससे ज्यादा का एडिशनल फंड लगाया था, इस शर्त पर कि अगर मैं 1 साल में अपना मूलधन और ब्याज वापस नहीं कर पाया तो मैं ब्यूटीलिश ग्रुप के ज्यादा शेयर्स रखूंगा, राघव ने जवाब दिया। ब्यूटीलिश ग्रुप की चेयरमैन अभी बाहर हैं, जाओ और उन्हें अंदर बुलाओ। हाँ मिस्टर ध्रुव, राघव जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। वास्तव में उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, बस बाहर खड़े रहो और वह तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हें बस उसे यहां इस कमरे में लाना है। हाँ मिस्टर ध्रुव। राघव हॉल में वेट करने के लिए कमरे से बाहर चला गया। ध्रुव के इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए राघव वहीं खड़ा रहा और मिंडी के उसे ढूंढने का इंतजार करने लगा। हालांकि वह ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाया था कि उसके चारों ओर भीड़ जमा होने लगी। नमस्ते मिस्टर कार्लोस, मैं XXX से हूं। यह मेरा नाम कार्ड है। जब भी आप फ्री हों मैं आपसे बात करना चाहूंगा। नमस्ते मिस्टर कार्लोस, मैं XXX से हूं। हमारी कंपनी के पास एक बढ़िया प्रोजेक्ट है जिसमें पार्टनर्स की जरूरत है। यह मेरा नाम कार्ड है। शायद जब भी आप फ्री हों तो हम इस पर डिटेल में डिस्कशन कर सकें। नमस्ते मिस्टर कार्लोस, मैं राघव को अवाक महसूस हुआ। अगर यह कोई और दिन होता तो वह इन लोगों से बात करने में बहुत इंटरेस्ट लेता, खासकर तब जब ध्रुव का इन्वेस्टमेंट का तरीका कोई भी और हर कोई था और पैसा कोई इशू नहीं था। हालांकि ध्रुव आज उसका वेट कर रहा था और उसने अपने सीनियर को कमरे में बेवजह इंतजार कराने की हिम्मत नहीं की। मिंडी कुछ परिचितों से बात कर रही थी, साथ ही वह राघव के बाहर आने का भी इंतजार कर रही थी। जब उसने राघव को बाहर आते देखा तो मिंडी ध्रुव और नताशा को ढूंढने लगी। हॉल में चारों ओर देखने के बाद भी वे खाली हाथ वापस नहीं आए। वह परेशान थी। उसने उनसे कहा था कि वे पास ही रहें, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी।
अब जब उसे उनकी जरूरत थी तो वे गायब थे। फिर भी उसने पहले राघव का अभिवादन करने का निर्णय लिया ताकि वह क्षण भर में फिर से गायब न हो जाए। नमस्ते मिस्टर कार्लोस, हम फिर मिलेंगे। मिंडी राघव के पास गई और उसका ग्रीटिंग किया। राघव ने मिंडी की ओर देखा और जल्दी से उसकी पहचान याद करने की कोशिश की। फिर उसने कंफर्म किया कि वह वास्तव में ब्यूटीलिश ग्रुप की चेयरमैन थी और वह व्यक्ति थी जिसे ध्रुव अपने साथ लाना चाहता था। राघव ने पूछा, क्या आप ब्यूटीलिश ग्रुप की सुश्री ग्राहम हैं? उन्होंने पुनः इसकी कंफर्म की। उन्हें डर था कि कहीं उन्होंने उसे ईस्ट लीग द्वारा इन्वेस्ट की गई किसी अन्य कंपनी के किसी व्यक्ति के साथ न मिला दिया हो। हाँ, मुझे याद रखने के लिए धन्यवाद मिस्टर कार्लोस, मिंडी ने खुशी से कहा। बिल्कुल सही, मुझे आपसे कुछ बात करनी है मिस ग्राहम, प्लीज मेरे पीछे आइए। आप सभी को अपने नाम कार्ड के लिए धन्यवाद। मैं आपसे किसी और दिन कांटेक्ट करूंगा। ईस्ट लीग कैपिटल्स में विश्वास करने के लिए धन्यवाद। इसके साथ ही राघव को उनके नाम कार्ड सौंपकर क्राउड तितर बितर हो गई। क्या आप मुझे एक पल दे सकते हैं मिस्टर कार्लोस? मैं अपनी बेटी और दामाद के साथ हूं। प्लीज मुझे उन्हें ढूंढने की परमिशन दें। मैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहता था। इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज मेरे पीछे आइए। इसके बाद राघव चला गया। वह ध्रुव को ज्यादा देर तक वेट नहीं करवा सकता था। मिंडी के पास ध्रुव और नताशा को डांटते हुए उनके पीछे जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। किसी पावरफुल पर्सन से मिलने के इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी के दौरान उन्हें गायब होना पड़ा। राघव मिंडी को हॉल के पीछे एक शांत कॉरिडोर से ले गया। मिंडी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे इस बात का बुरा लग रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या राघव उसके साथ कुछ करने की प्लान बना रहा था, क्योंकि जब उसने नताशा और ध्रुव को साथ लाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया था। मिंडी को अपने लुक्स पर पूरा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि वह जानती थी कि 40 की उम्र पार करने के बाद भी वह 30 साल की दिखती है। वह जानती थी कि मैच्योर महिलाओं के बीच वह बहुत अट्रैक्टिव लगती है और राघव भी 40 वर्ष का था। उसके मन में उसके प्रति फीलिंग्स डेवलप हो सकती थीं। मिंडी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे डर था कि राघव उसे खाली रूम में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करेगा। यद्यपि यह इम्पॉसिबल था, लेकिन वे सभी इंडस्ट्री में प्रोमिनेंट फिगर्स थीं, इसलिए यह असंभव नहीं था। मिंडी ने ऐसा कुछ होने से मना कर दिया। वह अपने पति के प्रति वफादार थी। हालांकि वह कोई हंगामा नहीं कर सकती थी और न ही ध्यान आकर्षित कर सकती थी। ऐसा तब नहीं हो सकता था जब राघव ईस्ट लीग कैपिटल्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो न केवल ब्यूटीलिश ग्रुप की बड़ी शेयर होल्डर थी, बल्कि एक ऐसी कंपनी थी जिस पर ब्यूटीलिश ग्रुप का $1 बिलियन बकाया था। अगर ब्यूटीलिश ग्रुप एक साल में कर्ज नहीं चुका पाता तो ईस्ट लीग कैपिटल्स ब्यूटीलिश ग्रुप की मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन जाती। मिंडी न तो अपने ऋणदाता को अपना दुश्मन बना सकती थी और न ही वह अपने पति को धोखा देने को तैयार थी। मिंडी को कंफ्यूजन महसूस हुआ। बिजनेस इंडस्ट्री में कई लोग इन्वेस्टमेंट के बदले बेडरूम सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। अगर उनके पति और उनके सीनियर ऑफिसर्स के कैपिटल सिटी में कॉन्टैक्ट्स न होते तो ब्यूटीलिश ग्रुप का ग्रोथ उस समय इतना आसान नहीं होता जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था। इस समय मिंडी ने ध्रुव और नताशा को फिर से मन ही मन डांटा। आखिरकार अगर वे दोनों उसके साथ आ जाएं तो राघव को कुछ भी गलत करने का मौका नहीं मिलेगा। अब वह रिएक्शनरी स्थिति में थी, सिचुएशन पर कंट्रोल करने में असमर्थ थी और दोहरी दुविधा में फंस गई थी। कुछ देर के स्ट्रगल के बाद मिंडी ने डिसाइड किया कि वह पहले उसका पीछा करेगी। सबसे वर्स्ट केस में वह कभी भी उठकर जा सकती थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके जाने से राघव ब्यूटीलिश ग्रुप का दुश्मन बन जाएगा, लेकिन वह अपने पति को धोखा नहीं देने वाली थी, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही इसके लिए उसे ब्यूटीलिश ग्रुप की कीमत चुकानी पड़े। यह डिसीजन लेने के बाद मिंडी को राघव के पीछे चलते हुए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील हुआ। फिर भी जब वह राघव के पीछे कमरे में गई तो उसका शरीर सहज ही टेंस हो गया। मिंडी घबराई हुई राघव के पीछे कमरे में गई, लेकिन वहां जो उसने देखा उससे वह स्टन्ड रह गई। ध्रुव और नताशा कमरे में बातें कर रहे थे। मिंडी जो देख रही थी उससे वह कंफ्यूज्ड हो गई। उसने तो यहां तक सोचा कि उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है। मिंडी ने अपनी आंखें रगड़ी, लेकिन उसे वही सीन दिखा। मां!
नताशा ने मिंडी को देखते ही ग्रीट किया। प्लीज बैठिए श्रीमती यंग, ध्रुव ने भी ग्रीट किया। मिंडी को अभी तक यह समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है। इसके बाद उसने जो देखा उससे वह एक बार फिर शॉक्ड रह गई और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तभी राघव रिस्पेक्टफुली ध्रुव के पीछे आकर खड़ा हो गया। क्या चल रहा है? मिंडी को लगा कि उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा है और दुनिया के बारे में उसकी समझ ताजा हो गई है। यह ईस्ट लीग कैपिटल्स की कैपिटल सिटी इन्वेस्टमेंट टीम के हेड राघव कार्लोस थे। इस आदमी के पास भारी मात्रा में कैश थी और उसने पिछले महीने 100 अरब से ज्यादा खर्च कर दिए। फिर भी अभी यह इंसान रिस्पेक्ट से ध्रुव के पीछे खड़ा था, जबकि ध्रुव ऐसा बिहेव कर रहा था मानो कुछ भी अनयूजुअल ना हो। मिंडी को लगा कि उसका दिमाग ब्लैंक हो गया है और उसे डिजीनेस महसूस हो रहा है। वहां स्टन्ड होकर बैठने के बाद उसने ध्रुव के समझाने से पहले कोई सवाल नहीं किया। श्रीमती यंग, मैंने आपको सिर्फ मेरी पहचान के बारे में सच बताने के लिए बुलाया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं ईस्ट लीग कैपिटल्स का असली मालिक और बॉस हूं। ईस्ट लीग्स में एल मेरे लास्ट नेम ध्रुव में एल का रेफरेंस है। मैं बहुत पहले ही इस बारे में ओपनली बात करना चाहता था, लेकिन मुझे कभी कुछ कहने का चांस नहीं मिला। इसके अलावा अगर मैंने कुछ कहा भी तो मुझे डाउट है कि आप मेरी बात पर यकीन करेंगी और सोचेंगी कि मैं बस बकवास कर रहा हूं। इसलिए यह देखते हुए कि राघव आज ईस्ट लीग कैपिटल्स की कैपिटल सिटी इन्वेस्टमेंट टीम के हेड के रूप में यहां है, मुझे लगता है कि इस बार मेरी बातों पर ज्यादा भरोसा किया जाएगा। अगर आपको कुछ जानना है तो प्लीज पूछ लें। फिर ध्रुव ने बोलना बंद कर दिया और मिंडी के बोलने का वेट करने लगा। हालांकि मिंडी का दिमाग अभी भी धीरे चल रहा था। वह ध्रुव की बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि वह ईस्ट लीग कैपिटल्स का मालिक है। अगर राघव ध्रुव के पीछे रिस्पेक्टफुली खड़ा न होता तो वह ध्रुव को पागल समझ लेती। ध्रुव एक छोटे से काउंटी का गरीब लड़का था और अब वह ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेस का मालिक बन गया था। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता, खासकर मिंडी। लेकिन जब राघव अभी भी ध्रुव के पीछे खड़ा था तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मिंडी को ऐसा कोई और रीजन समझ में नहीं आया जो ईस्ट लीग कैपिटल्स के कैपिटल सिटी इन्वेस्टमेंट टीम के हेड राघव को ध्रुव के पीछे रिस्पेक्ट से खड़े होने के लिए मजबूर करे, सिवाय इसके कि वह राघव का सीनियर था। एक पल के लिए मिंडी को समझ नहीं आया कि ध्रुव को कैसे बुलाए। उसे इतनी कैजुअली ध्रुव कहना गलत लग रहा था, लेकिन मिस्टर ध्रुव कहना भी अजीब लग रहा था क्योंकि वह उसका होने वाला दामाद था। इसलिए वह कंफ्यूज हो गई। श्रीमती यंग, आप मुझे बस ध्रुव कह सकती हैं, ध्रुव ने तुरंत कहा, यह समझते हुए कि वह स्ट्रगल कर रही है। डी ध्रुव, क्या आप सच में ईस्ट लीग कैपिटल्स के मालिक हैं? मिंडी ने हेजिटेट करते हुए पूछा। सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी, फिर भी उसे सब कुछ एक ड्रीम जैसा लग रहा था। हाँ, सच में मैं ही वह इंसान हूं जिसने ईस्ट लीग कैपिटल्स की शुरुआत की थी। लेकिन हाँ, मैंने सिर्फ बिजनेस के लिए एक स्ट्रैटेजी सेट की थी। एक्चुअल एग्जीक्यूशन का काम राघव और बाकी टीम ने किया। इसलिए कंपनी की सक्सेस उनकी हार्डवर्क का नतीजा है। आप बहुत हम्बल हैं मिस्टर ध्रुव। ईस्ट लीग कैपिटल्स की सक्सेस आपके लीडरशिप के कारण है। हम तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। कोई और एम्प्लॉई भी मुझसे बेहतर काम करता, राघव ने कहा। रुको, इतना मॉडेस्ट होने की जरूरत नहीं है। आप सबने मिलकर ईस्ट लीग कैपिटल्स को आज जहां है वहां पहुंचाया। मैं आपकी हार्डवर्क को कभी नहीं भूल सकता। लेकिन याद रखो, ईस्ट लीग कैपिटल्स अभी सिर्फ शुरुआत में है। हम अभी भी मेरे सेट गोल्स से काफी दूर हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छा काम करते रहेंगे। हाँ मिस्टर ध्रुव, राघव ने रिस्पेक्टफुली रिप्लाई किया। मिंडी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। अगर खरबों डॉलर का बिजनेस अभी भी ध्रुव के गोल से दूर था तो मिंडी सोचने लगी कि वह कितनी बड़ी ऊंचाइयों को अचीव करना चाहता है। क्या वह ऐसा एम्पायर बनाना चाहता था जो लोकल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सके? ईस्ट लीग कैपिटल्स की करंट ग्रोथ रेट को देखते हुए ऐसा गोल अचीवेबल था। एक एम्पायर। मिंडी ने ध्रुव को एक नई नजर से देखना शुरू कर दिया। उसे हमेशा से ध्रुव पसंद था, लेकिन रीजन उसका पर्सनैलिटी और चार्म था। हालांकि एक आदमी की असली वैल्यू उसकी लुक्स और चार्म से कहीं ज्यादा होती है। किसी इंसान का असली वर्थ उसकी रियल सक्सेस और अचीवमेंट्स में दिखता है।
ध्रुव अभी सिर्फ 22 साल का था और उसने अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी नहीं किया था, लेकिन उसने दुनिया की 99% पॉपुलेशन से ज्यादा अचीव कर लिया था। भविष्य में वह कितना आगे जाएगा इसकी कोई कल्पना नहीं थी। नताशा का टेस्ट बहुत अच्छा था। सालों से नताशा को किसी एलीट एयर या रिच फैमिलीज के लड़कों में इंटरेस्ट नहीं था। उसके लिए हमेशा से एक गरीब लड़का ध्रुव ही सब कुछ था। अब वही गरीब लड़का ईस्ट लीग कैपिटल्स का बॉस बन गया था। यह अनबिलीवेबल था। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार नताशा सच में ब्लेस्ड थी। उसकी मां के रूप में मिंडी बहुत खुश थी। अगर उसके ओल्ड क्लासमेट्स को इसके बारे में पता चला तो वे जेलसी से जल उठेंगे। श्रीमती यंग, आज आपको अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करने के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे पास ब्यूटीलिश ग्रुप को मैनेज करने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं इसे आपके हाथों में छोड़ता हूं। लेकिन अगर आपको कभी मेरी हेल्प की जरूरत पड़ी तो मुझे खुशी होगी। मैं ब्यूटीलिश ग्रुप को दुनिया की सबसे बड़ी मेकअप प्रोडक्ट्स कंपनी बना सकता हूं। मिंडी ने सरप्राइज से पूछा, सच में? बिल्कुल। आपने खुद ईस्ट लीग कैपिटल्स की स्ट्रेंथ देखी है। जब तक हम मेहनत करेंगे तब तक कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो फिर धन्यवाद एम ध्रुव। मिंडी को उसे ऐसे बुलाने में अभी भी हेजिटेशन हो रही थी। जब तक वह उसकी आइडेंटिटी नहीं जानती थी उसे ध्रुव कहने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब जब वह जान चुकी थी कि वह ईस्ट लीग कैपिटल्स का मालिक है, उसे ऐसे बुलाना ऑकवर्ड लग रहा था। आखिरकार उनके बीच स्टेटस का बड़ा डिफरेंस था। हाँ, तो मैं बस इतना ही कहना चाहता था। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम बाद में पूछ सकती हो। हम अब जा रहे हैं। अच्छा काम करते रहो और इन्वेस्ट करो। राघव, मैं तुम्हारा एनुअल रिवॉर्ड बढ़ाऊंगा, ध्रुव ने कहा और जाने के लिए खड़ा हो गया। नताशा भी उठी और उसके पीछे चल दी। मिंडी ने उन्हें जाते हुए देखा और वह भी उनके पीछे जाने के लिए खड़ी हो गई। हाँ मिस्टर ध्रुव, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, राघव ने रिस्पेक्टफुली जवाब दिया। वे तीनों हॉल में वापस आ गए। मिंडी का अब वहां रहने का मन नहीं था। उसे घर जाकर आज जो कुछ हुआ उसे समझना था। ध्रुव और नताशा को भी ऐसे फंक्शंस पसंद नहीं थे, इसलिए वे तीनों चुपचाप वहां से निकलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही वे हॉल पार कर रहे थे, किसी ने ध्रुव को रोक लिया। आपने मुझसे एक गाना लिखने का प्रॉमिस किया था मिस्टर ध्रुव, एल्सा ने ध्रुव को रोकते हुए कहा। ध्रुव के पास कहने को कुछ नहीं था। उसने यह बात सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए कही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि एल्सा इसे सीरियसली लेगी, लेकिन क्योंकि उसने वादा किया था, अगर वह मना करता तो यह अच्छा नहीं होता। उसका एकमात्र ऑप्शन इसे डिले करना था। अभी उसके पास गाना लिखने का टाइम नहीं था। मिस विंटर्स, शायद हम कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज कर सकते हैं और मैं गाना लिखने के बाद आपसे मिलूंगा। मुझे यकीन है कि आप समझती हैं कि गाना लिखने के लिए इंस्पिरेशन की जरूरत होती है। अभी अगर मैं कोई गाना लिखूं भी तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक अच्छा गाना लिखना होगा। कोई रैंडम गाने से मुझे टालने की कोशिश मत करना। हाँ बिल्कुल, मैं प्रॉमिस करता हूं। गाना पूरा होते ही मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करने के बाद ध्रुव वहां से चला गया। ध्रुव को एल्सा के साथ कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करते देख मिंडी को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा। ध्रुव की रियल आइडेंटिटी जानने के बाद उसके पास आने वाली कोई भी लड़की मिंडी को ऐसा फील करा रही थी जैसे वो ध्रुव को नताशा से दूर करने की कोशिश कर रही हो। यह तो कहना भी जरूरी नहीं था कि ध्रुव अब वह गरीब लड़का नहीं रहा जिसे वह पहले जानती थी। पार्किंग में तीनों अपने अपने रास्ते चले गए। अब अंधेरा हो चुका था। ध्रुव अपनी मर्सिडीज बेंज जी क्लास से स्टाररी नाइट होटल वापस चला गया, जबकि मिंडी और नताशा घर चले गए। नताशा, क्या तुम्हें ध्रुव की आइडेंटिटी पहले से पता थी? मिंडी ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। मुझे भी कल ही पता चला, जब ध्रुव मुझे $2 अरब की कीमत वाले अपने घर का टूर कराने ले गया। वो बहुत शानदार था, नताशा ने जवाब दिया। ध्रुव की अरबों डॉलर की संपत्ति जानने के बाद $2 अरब के घर से मिंडी को कोई शॉक नहीं हुआ। उसने इसे नॉर्मल मान लिया। तो फिर तुमने मुझे कल रात क्यों नहीं बताया? मिंडी ने पूछा। मां, क्या आप मुझ पर भरोसा करती हैं अगर मैं कहती कि ध्रुव की टोटल वेल्थ सैकड़ों अरबों या खरब डॉलर में है? मिंडी ने इस पर थोड़ा सोचा। वह शायद नताशा पर विश्वास नहीं करती। अब भी
यह सब एक ड्रीम जैसा लग रहा था। मिंडी के गाल एम्बैरेसमेंट से लाल हो गए जब उसे याद आया कि वह इन दिनों ध्रुव को कैसे ऑर्डर्स देती थी। यह सोचकर कि उसने ध्रुव की शादी अपने परिवार में करवाने और ब्यूटीलिश ग्रुप का कंट्रोल उसे देने की प्लानिंग भी कर ली थी, उसे अपनी सोच पर हंसी आ रही थी। सौभाग्य से जितनी स्ट्रिक्ट वह थी, उसने कभी ध्रुव को घर से निकालने या उसे नताशा से ब्रेकअप के लिए फोर्स करने की कोशिश नहीं की थी। भगवान ही जानता है कि अगर उसने ऐसा किया होता तो अब उसे कितना रिग्रेट होता। ध्रुव जैसा महान दामाद उसे छोड़ने का ऑप्शन कभी नहीं हो सकता था। घर पहुंचकर मिंडी ने देखा कि हंसराज लिविंग रूम में टीवी देख रहा था। उसे मिंडी और नताशा को इतनी जल्दी वापस आते देखकर सरप्राइज हुआ। मुझे लगा कि तुम नताशा और ध्रुव को फंक्शन में ले गई हो, इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? हंसराज ने पूछा। ऊपर जाकर आराम करो नताशा, मुझे तुम्हारे पापा से कुछ बात करनी है। मिंडी ने हंसराज के सवाल को इग्नोर करते हुए नताशा से कहा। ठीक है, नताशा मान गई और ऊपर चली गई। क्या हुआ, इतनी सीक्रेटिव क्यों हो? सुनो, ध्रुव के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मिंडी ने बैठते हुए पूछा। मैं क्या सोचता हूं मतलब? हंसराज ने कंफ्यूजन से पूछा। मेरा मतलब है ध्रुव के बारे में तुम्हारी क्या राय है? तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? जहां तक मुझे याद है ध्रुव एक अच्छा लड़का है। क्यों, उसने तुम्हें नाराज किया? नहीं नहीं, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि ध्रुव उसी छोटे से शहर से है जहां तुम काम करते थे? इसमें क्या है जो निश्चित नहीं है? वह और नताशा हाई स्कूल के सहपाठी थे। वह यह दिखावा तो नहीं कर सकता है ना? रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाली हूं। फिर मिंडी अपना लैपटॉप लेने के लिए अपने कमरे में दौड़ी। लैपटॉप पर उसने ईस्ट लीग कैपिटल्स को सर्च किया। कुछ ही सेकंड में ईस्ट लीग कैपिटल्स के बारे में बेसिक जानकारी सामने आ गई। ईस्ट लीग कैपिटल्स पूरा नाम ईस्ट लीग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी, पंजीकृत स्थान साउथ रिवर सिटी, साउथ रिवर प्रांत, कानूनी प्रतिनिधि ध्रुव चेयरमैन, ध्रुव महाप्रबंधक, तानिया नीचे। ईस्ट लीग कैपिटल्स के प्रभावशाली निवेश और प्रमुख डील्स का विवरण था, जैसे कि एक फाउंडेशन की स्थापना करना और स्कूलों के निर्माण के लिए $100 अरब का दान देना। ईस्ट लीग कैपिटल्स ने अब तक सैकड़ों कंपनियों में निवेश किया था और $100 अरब से अधिक खर्च कर चुका था। इसकी नेटवर्थ $1 ट्रिलियन से ऊपर थी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इस कंपनी के पास बड़ी मात्रा में नकदी थी। पिछले सीजन में इसने कुछ 100 अरब खर्च किए थे, वह भी नकद में। कोई नहीं जानता था कि ईस्ट लीग कैपिटल्स के पास कितनी संपत्ति थी, लेकिन यह एक देश जितना अमीर था। मिंडी ने सर्च किए गए परिणाम हंसराज को दिखाए। हंसराज ने एक नजर डाली। तो यह क्या है? क्या हमने पिछली बार ईस्ट लीग कैपिटल्स को अपने शेयर नहीं बेचे थे? तुम मुझे यह क्यों दिखा रही हो? हंसराज ने पूछा। ईस्ट लीग कैपिटल्स के कानूनी प्रतिनिधि और चेयरमैन पर एक बार फिर नजर डालो। हंसराज ने फिर से देखा और उसकी नजरें सिकुड़ गईं। कानूनी प्रतिनिधि ध्रुव, वह जानता था कि मिंडी उसे बिना कारण कुछ नहीं दिखाएगी, तो इसके पीछे कुछ बात जरूर होगी। क्या यह वही ध्रुव है जो हर बार घर आता है? सिलिया का बॉयफ्रेंड ध्रुव? लेकिन यह तो संभव नहीं है, है ना? यह वही ध्रुव है, मिंडी ने शांति से जवाब दिया। यह संभव नहीं है, हंसराज ने जोर से कहा। वे एक ही व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वह तो एक छोटे से काउंटी का लड़का है। उसने अभी तक यूनिवर्सिटी से स्नातक भी नहीं किया है। वह $1 ट्रिलियन की कंपनी का मालिक कैसे हो सकता है? तुम मजाक कर रही हो। जब मुझे अभी पता चला तो मुझे भी नहीं लगा कि यह संभव है। मेरी प्रतिक्रिया आपकी प्रतिक्रिया से भी ज्यादा नाटकीय थी, लेकिन आज के कार्यक्रम के दौरान मैंने ईस्ट लीग कैपिटल्स की कैपिटल सिटी निवेश टीम के प्रमुख राघव को ध्रुव के साथ अत्यंत सम्मान के साथ पेश आते देखा। यह एक सच्चाई है और इस पर विश्वास न करने का कोई मतलब नहीं है। हंसराज कुछ देर तक चुप रहा। मिंडी ने जो खबर उसे दी, उसे वह थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि ध्रुव हर तरह से प्रतिभाशाली लगता था, लेकिन अंततः वह सिर्फ एक विश्वविद्यालय का छात्र था। वह किसी भी तरह से $1 ट्रिलियन की पूंजी का मालिक नहीं लग रहा था। क्या वे दोनों ध्रुव वास्तव में एक ही व्यक्ति हैं? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला? हंसराज ने खुद को संभालते हुए पूछा।
यह सच है। ध्रुव ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसके पास ब्यूटीलिश को संभालने का टाइम नहीं है, क्योंकि उसने अपनी ईस्ट लीग कैपिटल्स भी दूसरों के लिए छोड़ दी है, मिंडी ने गंभीरता से कहा। हंसराज को अचानक लगा कि अगर ध्रुव सच में ईस्ट लीग कैपिटल्स का मालिक है तो वह यह सब अपने दम पर नहीं कर सकता। आखिर उसने अभी तक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी नहीं किया था। अगर ऐसा था तो ध्रुव की पहचान इतनी सिंपल नहीं हो सकती जितनी दिखती है। अगर ऐसा है तो क्या ध्रुव ही वह बड़ा आदमी है जिससे चेस फैमिली नाराज थी? बहुत मुमकिन है। एक नई कंपनी का वैल्यूएशन कुछ ही महीनों में $1 ट्रिलियन से ज्यादा नहीं हो सकता, और ऊपर से उसका मालिक अभी यूनिवर्सिटी में है, तो अगर उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है तो ये सब पॉसिबल नहीं है। इसलिए ध्रुव की पहचान अभी भी डिबेट का टॉपिक बनी हुई थी। अगर ध्रुव वाकई ईस्ट लीग कैपिटल्स का बॉस है तो क्या यह पॉसिबल है कि वह वही बड़ा आदमी है जिसे चेज फैमिली ने नाराज किया था, और हो सकता है कि वह चेज फैमिली से निपटने में हमारी हेल्प कर रहा हो? जब मिंडी ने यह सुना तो उसने इसे नकारा नहीं। यह बहुत पॉसिबल है, वरना चेज फैमिली हमें शेयर क्यों देती? तुम्हारे पुराने बॉस तो रिटायर हो चुके हैं और उनका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं है कि चेज फैमिली को हमारे फेवर में ला सकें। यह तब से क्लियर है जब तुमने उनसे पहली बार पूछा था, मिंडी ने जवाब दिया। तो असल में ध्रुव हमारी गुप्त तरीके से मदद कर रहा था और हमें इसका कोई आइडिया नहीं था। वह हमारे लिए चेज फैमिली का दुश्मन भी बन गया। हमें नहीं पता कि उसने कितना बड़ा रिस्क लिया और चेज फैमिली को दबाने के लिए कितना खर्च किया होगा। हंसराज के एनालिसिस के बाद दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह संभावना बहुत बड़ी थी, वरना वे कैसे समझते कि चेज फैमिली जैसे बड़े और दशकों से सत्ता में रहने वाले लोग अचानक एक महीने में इतिहास बन गए। अगर यह ध्रुव था तो यह सब समझ में आता है। पिछली बार जब चेज फैमिली के वारिस ने नताशा का लगभग अपहरण कर लिया था, तब ध्रुव ने भी कहा था कि यह सब उसे करने दिया जाए। उन्होंने उस समय ध्रुव को डांटा भी था। अब पीछे सोचने पर दोनों के चेहरे शर्म से लाल हो गए। ध्रुव ने सच कहा था, लेकिन उन्होंने उसे मजाक समझ लिया। हंसराज ने कहा, मुझे लगता है कि तुम पहले ध्रुव पर बहुत सख्त थीं। आखिर वह ईस्ट लीग कैपिटल्स का मालिक है। अगर यह सब पब्लिक में आ गया और उसके दोस्तों को पता चला तो यह उसके लिए थोड़ा शर्मनाक होगा। मुझे कैसे पता था कि वह ईस्ट लीग कैपिटल्स का मालिक है? क्या तुम और नताशा ने मुझे नहीं बताया था कि वह एक छोटे काउंटी का गरीब लड़का था? मुझे तो बस इस बात से नफरत थी कि जिस बेटी को मैंने इतने संघर्ष से पाला है, उसे एक गरीब लड़के ने धोखा दिया। अगर मुझे पहले उसकी पहचान पता होती तो मैं ऐसा व्यवहार क्यों करती? मिंडी ने थोड़ा दुखी होकर कहा। लेकिन सौभाग्य से तुमने उन्हें जबरदस्ती अलग नहीं किया। ध्रुव शायद इसकी परवाह न करे, बस फ्यूचर में उसके साथ अच्छा बिहेव करना। ध्रुव की पहचान जानने के बाद मिंडी उसे सम्मान देने के लिए तैयार थी। वह अब उसके साथ पहले जैसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मिंडी ने पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? ध्रुव ईस्ट लीग कैपिटल्स का बॉस है। उसकी संपत्ति खरबों में है और वह सबसे एलिजिबल बैचलर है। साथ ही वह एक बेहतरीन इंसान भी है, इसलिए उसे बाहर हर तरह की अमेजिंग महिलाएं मिलेंगी। हालांकि मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, लेकिन उसका नेचर बहुत सॉफ्ट है और वह बिल्कुल भी फाइट करना नहीं जानती। यह उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है, मिंडी ने चिंतित होकर कहा। हंसराज ने मिंडी के परेशान चेहरे को देखा और हंसते हुए कहा, कल तुमने कहा था कि ध्रुव ने तुम्हारी बेटी के साथ गलत किया है, लेकिन आज तुम्हें डर है कि तुम्हारी बेटी ध्रुव को नहीं रख पाएगी। औरत, तुम इतनी जल्दी अपना विचार बदल लेती हो। मैं यह सब अपनी बेटी के लिए कर रही हूं। मैं चाहती हूं कि वह फ्यूचर में एक बेहतर जिंदगी जिए। क्या यह भी गलत है? हंसराज, तुम कहना क्या चाहते हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम सही हो, मैं गलत था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत है। क्यों? ध्रुव जैसे आदमी के लिए जितना ज्यादा आप उससे चिपके रहेंगे, उतना ही वह आपसे दूर होता जाएगा। नताशा का स्वभाव बिल्कुल सही है। जैसा कि पुरानी कहावत है, एक औरत तभी गुणी होती है जब उसमें कोई खास प्रतिभा ना हो। नताशा बेवकूफ नहीं है, लेकिन वह बहुत कोमल है और यही उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ध्रुव जैसे आदमी के लिए सबसे अच्छी लड़ाई वह होती है
जो लड़ी ही न जाए। जब वह दूसरी औरतों के छोटे छोटे झगड़े देखेगा तो उसे लगेगा कि नताशा उसके लिए सबसे उपयुक्त है। मिंडी ने हंसराज की बात सुनी और सोचा कि यह सही हो सकता है। तुम क्या सोचते हो, मेरा एनालिसिस कैसा है? हंसराज ने पूछा। मिंडी ने सिर हिलाया और कहा, यह बात तो सही है, यह पक्का है। मैं कौन हूं? अगर नताशा में तुम्हारा टेम्परामेंट होता तो ध्रुव जैसा आदमी शायद उस पर विचार भी नहीं करता। हंसराज, क्या मेरा मजाक उड़ाना तुम्हें मार डालेगा? मिंडी ने दांत पीसते हुए कहा। मैं तो बस चीजों को वैसे ही देख रहा हूं जैसे वे हैं। तुम हर काम में माहिर हो, लेकिन तुम्हारी जुबान बहुत तेज है। अगर ध्रुव इसलिए चला गया क्योंकि तुमने उसे गुस्सा दिलाया, तो मैं देखना चाहता हूं कि तुम ऐसा दामाद कहां ढूंढ सकती हो जो तुम्हारी बेटी को भी पसंद हो और तुम्हारे स्टैंडर्ड से भी ऊपर हो। हंसराज के जवाब ने मिंडी को चुप कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ठीक है, अपनी बेटी की चिंता मत करो। जिस किसी आदमी ने भी नताशा से बात की है उसे उसका स्वभाव पसंद आया है। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे? नहीं, वैसे भी यह अनावश्यक है। ध्रुव स्टारी नाइट होटल में वापस आया और अपने भव्य होटलों को देखने लगा। 875 अंक। यह हर दिन बढ़ रहा था, लेकिन 10,000 अंक तक पहुंचने के लिए अभी लंबा सफर था। डार्क केप ने अभी तक ऑफिशियली पैसा जलाना शुरू नहीं किया था। इसके अलावा उसे कैपिटल सिटी छोड़ने की तैयारी करनी थी। सबसे पहले वह तानिया के साथ विदेश में विकास पर चर्चा करने के लिए स्प्रिंगफील्ड जाता। फिर वह क्लास रियूनियन में भाग लेने के लिए साउथ रिवर प्रांत लौटता। वह कल नताशा के घर अलविदा कहने जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात थी उसकी ताकत में सुधार करना। शक्ति ही हर चीज का आधार थी, बाकी सब कुछ सेकेंडरी था। जब तक उसके पास ताकत थी वह अपनी हर चीज की रक्षा कर सकता था। अगले दिन ध्रुव सुबह सुबह नताशा के घर आया। इस बार मिंडी का बर्ताव पहले जैसा नहीं था। मिंडी ने खुद ध्रुव के लिए पानी लाकर दिया, जिससे ध्रुव थोड़ा खुश हुआ। ध्रुव ने मिंडी से कहा कि वह चाहता है कि नताशा उसके साथ हाई स्कूल रियूनियन में जाए। मिंडी अब तुरंत मान गई। वह चाहती थी कि नताशा ध्रुव का करीब से साथ दे। अगर कोई अनहोनी हो गई तो ध्रुव जैसा परफेक्ट दामाद उसे कहां मिलेगा। हालांकि ध्रुव ने नताशा को साउथ रिवर प्रांत जाने से पहले कुछ दिन इंतजार करने को कहा। वह पहले स्प्रिंगफील्ड जाने वाला था और उस वक्त नताशा को अपने साथ नहीं ले जा रहा था। प्राणी। नताशा और उसके परिवार को अलविदा कहने के बाद ध्रुव ने अगले दिन स्प्रिंगफील्ड के लिए टिकट खरीदा। दोपहर ध्रुव स्टारी नाइट होटल में आराम कर रहा था, तभी लुकास का फोन आया। ध्रुव, क्या तुम अभी भी कैपिटल सिटी में हो? लुकास ने पूछा। हाँ, ध्रुव ने जवाब दिया। मुझे अपना करंट लोकेशन बताओ। मैं स्टारी नाइट होटल में हूं। मैं 1 घंटे में आऊंगा, तैयार रहो। ये एक ब्लैक कार है जिसका नंबर XXXX है। कार को देखकर उसमें बैठ जाना। मैं तुम्हें किसी से मिलाने ले जा रहा हूं। कौन है भाई? वहां पहुंचने पर पता चल जाएगा। ठीक है। लुकास से फोन रखने के बाद ध्रुव सोचने लगा कि उससे कौन मिलना चाहता है। लुकास के टोन से लग रहा था यह कोई बड़ा आदमी होगा। 1 घंटे बाद ध्रुव स्टारी नाइट होटल के एंट्रेंस पर आया। होटल के सामने एक ब्लैक कार पहले से इंतजार कर रही थी। ध्रुव वहां गया, लाइसेंस प्लेट देखी और कार में बैठ गया। जैसे ही वह कार में बैठा, लुकास ने कार स्टार्ट की और गाड़ी चलाने लगा। कप्तान, मुझसे कौन मिलना चाहता है? ध्रुव ने कार में पूछा। जब हम पहुंचेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, अभी मत पूछो, लुकास ने गंभीरता से कहा। ध्रुव ने कंधे उचकाए और बात करना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद लुकास ने कहा, ध्रुव, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। तुम्हें ईमानदारी से जवाब देना होगा। ठीक है कप्तान। क्या तुम अनिकेत हो? लुकास ने पूछा। ध्रुव हैरान रह गया। क्या उसका पर्दाफाश हो गया था? यह कैसे हो सकता है? उसने इस पूरी योजना को बहुत सावधानी से अंजाम दिया था। जब उसने जस्टिन को मारा तो उसने जो ताकत दिखाई वह ड्रैगन रैंक की ताकत से भी परे थी, लेकिन आमतौर पर वह अपनी ताकत को एक मध्यम ड्रैगन रैंकर की तरह दिखाता था। तो फिर लुकास को उस पर शक क्यों हुआ? यह असंभव था। नहीं, लुकास शायद उसे धोखे से सच बोलने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। कप्तान, आपने क्या कहा? अनिकेत कौन है? ध्रुव ने उलझन में होने का नाटक करते हुए पूछा। दिखावा करना बंद करो। भले ही मैं अब तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारा कप्तान हूं। मुझे तुम्हें डांटने का अधिकार है।
लुकास ने डांटा। मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं कप्तान। ध्रुव ने दृढ़ता से इनकार करने का फैसला किया। अभी भी इनकार कर रहे हो, है ना? चलो, मैं तुम्हें मना लूंगा। तुमने अपनी योजना को पूरी परफेक्शन के साथ अंजाम दिया और अपनी ताकत छिपाने में सफल रहे ताकि कोई तुम पर शक न कर सके। लेकिन क्या तुम्हारे आसपास के लोग भी उतने ही सावधान थे? लुकास ने पूछा। ध्रुव के शरीर में हलचल हुई। अरे नहीं, वह एक चीज भूल गया था, पॉल। वह आदमी लंबे समय से उसके साथ था और रिवर सिटी में चार्ल्स को बचाने के दौरान गंभीर रूप से घायल भी हो गया था। अगर लुकास ने ध्यान दिया होगा तो वह तुरंत इस कमी को पहचान सकता था। अब क्यों चुप हो? पॉल 1 दशक से ज्यादा समय से कैओस लैंड में था। क्या तुम्हें लगता है कि जब वह आधे साल पहले देश वापस आया था तो मुझे उसकी खबर नहीं मिली होगी? क्या तुम इतने नासमझ हो? तुमने उसे रेड फ्लेम्स मर्सिनरीज का डिप्टी कैप्टन बना दिया। अगर फेल्कोनिया के लोगों को पता चल जाता तो रेड फ्लेम मर्सिनरीज का नामो निशान मिट चुका होता। कप्तान, मेरा आपसे झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था। मुझे बस यह चिंता थी कि आप इसकी परमिशन नहीं देंगे, इसलिए मैंने आपको बताने की हिम्मत नहीं की। ध्रुव ने शर्मिंदा होकर कहा। तुम्हें चिंता थी कि मैं परमिशन नहीं दूंगा? डार्क केप सेना के लिए एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। हर कोई इसे नष्ट करना चाहता है, लेकिन जो 2 साम्राज्य इसे कर सकते हैं वे एक दूसरे पर नजर रखते हैं। इसीलिए वे बिना सोचे समझे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कौन जानता था कि तुम जैसे पागल सामने आ जाओगे? लुकास ने निराश होकर कहा। कप्तान, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या मेरे पास पॉल को वापस बुलाने का टाइम है? ध्रुव ने चिंता में पूछा। चिंता मत करो, मैंने पॉल के सोमरलैंड लौटने के सभी ट्रेसेस मिटा दिए हैं। वह अब एक ऐसा इंसान है जो हमेशा विदेश में रहा है और कभी देश वापस नहीं आया। थैंक यू। ध्रुव ने राहत की सांस ली और कृतज्ञता व्यक्त की। मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं तुम्हारा कप्तान हूं और अब जब डार्क केप सोमरलैंड के हाथ में है तो तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं। मैंने उस समय ज्यादा कुछ नहीं सोचा था। मैं बस चेज फैमिली को तबाह करना चाहता था। तुमने समझदारी दिखाई। भले ही तुम्हारे पास चेज फैमिली को खत्म करने की ताकत थी, तुमने इसे डायरेक्ट नहीं किया बल्कि इसे स्टेप बाय स्टेप किया। यह अच्छा था ताकि कोई अनावश्यक प्रॉब्लम न बढ़े। थैंक यू फॉर प्रेज कप्तान। लेकिन तुमने यह सब कैसे किया? आपका क्या मतलब है? तुम सिर्फ 22 साल के हो और ड्रैगन रैंक के शिखर को पार कर चुके हो। यह तो पागलपन है। लुकास को समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव की तारीफ में कौन सा शब्द इस्तेमाल करे। मुझे नहीं पता, यह कई प्रैक्टिस सेशंस के बाद हुआ, ध्रुव ने जवाब दिया। लानत है, लुकास ने केवल एक शब्द में उत्तर दिया। ध्रुव, जब तुम उस आदमी से मिलो तो प्लीज सीरियस रहना और इतना लापरवाह बिहेव मत करना, लुकास ने गंभीरता से कहा। वह कौन है? ध्रुव ने पूछा। एक बूढ़ा आदमी जिसने लगभग 1 शताब्दी तक सोमरलैंड की रक्षा की और अपना पूरा जीवन सोमरलैंड को दे दिया, मिस्टर चीफ ऑफ स्टाफ। दाऊद को गहरी श्रद्धा का एहसास हुआ। फिर उसने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं समझ गया। ध्रुव को कार में बैठाकर आधे घंटे तक यात्रा करने के बाद लुकास एक शांत गली में पहुंचा, जिसके प्रवेश द्वार पर 2 सशस्त्र सैनिक पहरा दे रहे थे। गली में प्रवेश करने के बाद वे कुछ मिनटों तक आगे बढ़ते रहे। इस दौरान वे कई चौराहों से गुजरे, जिनमें से प्रत्येक पर सुरक्षा व्यवस्था थी। इससे उस स्थान का महत्व पता चलता था जहां वे जा रहे थे। अंततः लुकास एक विशाल जागीर के द्वार पर रुका। ध्रुव, आगे बढ़ो, लुकास ने कहा। क्या तुम भी अंदर नहीं जा रहे हो? ध्रुव ने पूछा। चीफ ऑफ स्टाफ तुम्हें देखना चाहता है, मुझे नहीं। मुझे अंदर क्यों जाना चाहिए? ठीक है, तो मैं अंदर जाऊंगा। ध्रुव ने दरवाजा खोला और कार से बाहर निकल गया। फिर वह जागीर के गेट तक गया, धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। गेट के अंदर घुसते ही ध्रुव को ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। उसके सामने मनमोहक नजारा था जो किसी स्वर्ग जैसा लग रहा था। थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे एक भूरे बालों वाला बूढ़ा आदमी रतन की कुर्सी पर आंखें बंद करके बैठा था। इस बीच उसके पीछे एक युवती अपना सिर नीचे करके उसके कंधों की मालिश कर रही थी। धीरे से दरवाजा बंद करने के बाद ध्रुव आगे बढ़ा
और बूढ़े आदमी से कुछ मीटर की दूरी पर रुक गया। वह बूढ़े आदमी को परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा। जो युवती बूढ़े आदमी के कंधों की मालिश कर रही थी, उसने ध्रुव की ओर देखा और मुस्कुराई। ध्रुव दंग रह गया। क्या यह वही महिला नहीं थी जिसे उसने पिछली बार बचाया था? वह वास्तव में एक बड़ी हस्ती थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लुकास ने उससे यह सुनिश्चित करने को कहा कि बंधक सुरक्षित रहे, चाहे कुछ भी हो। उसकी पहचान प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध थी। वे दोनों न तो कुछ बोले और न ही कोई शोर मचाया। करीब 10 मिनट बाद रतन की कुर्सी पर बैठा बूढ़ा आदमी हिलने लगा। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और ध्रुव की तरफ देखने लगा। फिर ध्रुव और बूढ़ा आदमी एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। उसकी आंखें कैसी थीं? ऐसा लग रहा था कि वह इस दुनिया की हर चीज को देख सकता था। ध्रुव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस आदमी ने उसकी आत्मा को देख लिया हो। ध्रुव पर गहरा मानसिक तनाव हावी हो गया। दाऊद ने अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग किया जिस पर उसे गर्व था, तथा कुछ समय तक उसने इसका प्रतिरोध किया, लेकिन वह पूरी तरह से पराजित हो गया। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। स्टॉम्प 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 स्टॉम्प। ध्रुव अंततः कुछ कदम पीछे हटने के बाद रुक गया। उसने अपनी कमर झुकाई और अपने दाहिने हाथ से अपनी छाती पर शर्ट को पकड़ लिया और सांस लेने के लिए हांफने लगा। फर्श पर गिरने से पहले उसके माथे पर लगातार पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें बन रही थीं। इस समय ध्रुव पूरी तरह सदमे में था। वह बूढ़ा आदमी बहुत शक्तिशाली था। उसने ध्रुव पर बहुत बड़ा दबाव डाला। यह इतना विशाल था कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक नजर से ही वह अपनी लड़ाकू भावना खो सकता था। उसने सोचा कि वह ड्रैगन रैंक के शिखर से आगे निकल गया है और उसे दूसरे दायरे में आधे रास्ते पर माना जाता है। भले ही वह उन लोगों की तुलना में न हो जो पहले से ही इस दायरे में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन वह बहुत बुरा नहीं होगा। हालांकि उसे एहसास हुआ कि वह इस मामले में गलत था, बुरी तरह गलत। इस क्षेत्र में किसी का सामना करते समय उनमें कोई प्रतिरोध नहीं था। ध्रुव, तुम बुरे नहीं हो। तुम इतनी कम उम्र में इस मुकाम पर पहुंच गए हो। यह कहा जा सकता है कि तुम मेरे 100 से ज्यादा सालों के जीवन में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। बूढ़े आदमी ने अपनी आवाज में आकर्षक भाव से कहा। जब बूढ़े व्यक्ति के पीछे खड़ी युवती ने उसकी बातें सुनी तो उसका चेहरा भी सदमे से भर गया। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।